नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के आईएएस प्री और स्टेट पीसीएस में आए हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगीज। तो प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। तो कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक थे जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। तो कहाँ का स्थापित की इन्होंने व्यापारिक कोठियाँ? कालीकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था? वो लेके आया था अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कब आया था ये? 1505 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो कौन है? दी अल्मीडा, अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में सर्वप्रथम किसने किया था? पुर्तगालियों ने किया था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में, ये हमने डिस्कस कर लिया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो प्रथम वायसराय हुआ अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया? तो जमोरिन ने किया। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, ये कौन कौन से देश के थे? तो इसके अंदर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से था, इसके बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, कुक जो था वो ब्रिटेन का था और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या है कि ये आईएएस प्री 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक थे उसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की और हॉलैंड के जो तस्मान थे उसने वान डीमंड लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। तो ये ध्यान रखना है किस किस ने किस किस की खोज की। तो वास्को डी गामा ने भारत की, कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के जो कैप्टन कुक था उसने ऑस्ट्रेलिया की, हॉलैंड के तस्मान ने तस्मानिया की खोज की। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। ठीक है, वास्तविक संस्थापक का नाम पूछेगा तो अल्बुकर्क था पुर्तगाली शक्ति का। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो 1510 ईस्वी में इन्होंने किसको हराया? बीजापुर के आदिलशाह सुल्तान था और उनसे गोवा को छीन लिया। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। तो भारत में क्षेत्र का जो 1510 में जीतने के बाद क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने और उनके स्थायी
जो बस्तियां हैं वो बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। किसने किया? ये अल्बुकर्क ने। तो अल्बुकर्क था वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा नहीं किया था, 1510 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया? तो कब, किस स्थान पर करवाया? कोचीन के अंदर। पुर्तगालियों ने जो पहला जो दुर्ग का निर्माण कहाँ करवाया था? कोचीन के अंदर करवाया था। तो प्रथम दुर्ग जो है भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसको कहा जाता है। इसका निर्माण अल्फांसोस दी अल्बुकर्क, ठीक है, इस समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 ईस्वी में कोचीन में इसने करवाया था प्रथम दुर्ग का निर्माण। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने ही स्थापित किए थे। तो ये यूरोपीय थे जिन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो द्वीप पर अधिकार कब किया? 1509 में। तो ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, ध्यान रखना, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। और अल्बुकर्क ने 1510 में अधिकार किया था, किस पर? गोवा पर। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिक स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से भी कर वसूली चालू कर दी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल की जो फैक्ट्रियाँ हुई उसमें से कौन सी? हुगली जो थी वो स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। बंगाल की जो फैक्ट्रियाँ थी ये सारी बंगाल की फैक्ट्रियाँ हैं, बांदेल, चिंसूरा और श्रीरामपुर। तो इनमें से हुगली जो है वो किसने स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, ये था 1529 से 38 ईस्वी के बीच में। नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल के हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। तो हुगली में, बंगाल के हुगली में इसने स्थापित की और सेंट थोमी में स्थापित की। ठीक है, पुर्तगाली बस्तियां 2 जगह स्थापित की है इसने। किसने? नीनो डी कुन्हा। ये कब से कब तक रहा? 1529 से लेकर 38 के बीच में। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली और इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। तो बंगाल में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना सेंट थोमी और हुगली से हुई थी और इसके बाद में जो गियासुद्दीन महमूद शाह थे इनसे फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली और संपूर्ण बंगाल में ही पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जो है, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे चटगांव को, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और इसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। तो किसमें? डचों ने चिंसूरा में करवाया। कौन से किले का निर्माण करवाया? गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। और श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। तो ध्यान रखना है इसमें, चिंसूरा तो डचों का था, ठीक है, चिंसूरा डचों का और श्रीरामपुर किसका? श्रीरामपुर था डेनिसों का, ठीक है, डेनिसों का तो श्रीरामपुर और डचों का चिंसूरा। नेक्स्ट है,
पांडिचेरी जो वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो पांडिचेरी जो है इस पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी थी? तो पुर्तगाली थी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम पांडिचेरी पर कब्जा किया। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। इसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल एक कथन सही है। तो इसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम किसने? पुर्तगालियों ने, इसके बाद डेनिस ने, इसके बाद डचों ने, उसके बाद अंग्रेजों ने। तो इस पर सभी ने शासन किया था। ठीक है, इसके बाद मतलब फ्रांसीसियों ने, सबसे पहले पुर्तगालियों ने, फिर डेनिस, फिर डच और फिर फ्रांसीसी और इसके बाद अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने वापस फिर फ्रांसीसियों को दे दिया 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने हुगली को अड्डा बनाया था। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो इसका उपयोग करते थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जॉब चौरनॉक जो थे वो कलकत्ता के संस्थापक थे। तो कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख थे ये जॉब चौरनॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनोती कलकत्ता के स्थल को चुना। ठीक है, पहले हुगली थी, उसके बाद में इन्होंने इसके कलकत्ता के स्थान को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौरनॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जो है जॉब चौरनॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस को नहीं माना जा सकता। तो ये हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चौरनॉक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास नगर निगम। तो पहला नगर निगम जो है 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी जो स्थापित की वो की है डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही होगा। तो इसके अंदर बी सही है, डच। वैसे तो संयुक्त पूंजी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, लेकिन ब्रिटेन है नहीं तो इसलिए डच आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आधुनिक कोच्चि जो है भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियमसन का निर्माण करवाया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो इसमें केवल ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में क्या फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। तो डचों ने किसको हराया था? पुर्तगालियों को। नेक्स्ट है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था।
जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लग सकता। तो ये तीनों ही सही है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही। राष्ट्रीय भावना की कमी, और कंपनी को की सेना को जो है पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, और इसके बाद में राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारतीयों में, और जो उनको अच्छा वेतन देता था उनकी सेवा में लग जाते थे। नेक्स्ट है 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू स्किल की स्थापना की थी। तो 1599 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लीवेंट कंपनी थी एक, उसको। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है। तो 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी, तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू दी ईस्ट इंडीज़ के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। ये कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से बादशाह कौन था? तो बादशाह था अकबर। तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय अकबर हमारा बादशाह था। नेक्स्ट है, सितंबर इसी में है, सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। व्यापारियों ने किया, ध्यान रखना। उनका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेयर, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया और इसका नाम रखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नाम से जाना जाता है। उस समय भारत का बादशाह था अकबर। अकबर का कार्यकाल रहा है 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो किस मुगल सम्राट के काल में किया? तो ये किया जहांगीर के काल में। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी ने पहला कारखाना किसके राज्य में स्थापित किया? जहांगीर के काल में। तो जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी के अंदर, अंग्रेजों ने, ध्यान रखना है, मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। कब किया था? इसकी डेट ध्यान रखनी है, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रथम कारखाना स्थापित किया मसूलीपट्टनम में। और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। तो 1613 में तो प्रथम स्थायी कारखाना बना सूरत, और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर अभी हमने पढ़ा है, सूरत में। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, सूरत से पहुंचा ये, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। तो सबसे पहले कौन गया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये सूरत से अकबर दरबार में गया था, मुगल दरबार में, उस समय जहांगीर शासक था। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। तो इसके बाद 1611 में गया, 1608 में ये गया था हॉकिंस, फिर 1611 में गया कौन? कैप्टन मिडल्टन। तो ये सूरत के समीप स्वाली पहुंचा था और इसने मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में वो सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया।
तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। तो इससे पहले यहाँ पुर्तगाली थे, तो यहाँ जो है कैप्टन थॉमस बेस्ट, इसने विजय प्राप्त करने में सफल रहा और यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। तो कहाँ कहाँ स्थापित की? अहमदाबाद में, बुरहानपुर में, अजमेर में, आगरा में स्थापित की। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थापित थे? तो 17वीं शताब्दी से पहले तो कहाँ थे? तो केवल एक ही था, भरूच के अंदर। भरूच के अंदर जो है कारखाना स्थापित था, केवल एक। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब कि 1625 ईस्वी तक, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा, ठीक है, ये जगह याद रखनी है। 1625 ईस्वी से पहले इन्होंने यहाँ स्थापित कर ली। कहाँ की? सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी सूरत में। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के पर हराया था बेस्ट ने, थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो सूरत में सबसे पहले तो स्थापित किया अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसके बाद सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में स्थापित की गई थी, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले तो 1613 में अंग्रेजों ने, फिर डचों ने 1616 में और फिर फ्रांसीसियों ने 1668 में। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना पहला जो स्थायी कारखाना था वो 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित कर दिया था। तो फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने भी और इन्होंने, अंग्रेजों ने भी। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापारिक स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। ये IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में जो है सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था, बाद में यह इसको बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। सबसे पहले सूरत को बनाया गया था, उसके बाद में फिर उसको बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ये लिया था पुर्तगालियों से। पहले पुर्तगालियों का शासन था, तो इसके बाद में इनको हराकर इन्होंने ले लिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई जो उपहार स्वरूप में प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। चार्ल्स का विवाह हो गया था, इंग्लैंड के जो है चार्ल्स सेकंड, इनका विवाह हो गया था पुर्तगाल की राजकुमारी से, तो पुर्तगालियों ने इनको दे दिया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है कि किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? तो ये हुआ 1797 ईस्वी में। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड, इनको निष्कासित किया गया था। बम्बई के जो है अंग्रेज गवर्नर थे जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला और मक्का जाने वाले जो हज यात्री हैं उनको बंदी बनाने का प्रयास भी किया। किसने? जॉन चाइल्ड। तो चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में। इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से उन्हें निष्कासित करने का आदेश दे दिया था
मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ वो 1746 से 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था उस टाइम। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। तो अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ है उन पर अधिकार कर लेना उसका तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अभी हमने पढ़ा ऊपर, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये सूची मिलानी है हमको। तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। तो इसके अंदर जो है तो इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो अनिर्णायक युद्ध था। दूसरा कर्नाटक युद्ध था प्रथम कर्नाटक युद्ध था एक्सेल ला चैपल की संधि से अंत हो गया था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। तो पहले में ऑप्शन हो जाएगा चौथा, दूसरे में ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, तीसरे में ऑप्शन हो जाएगा थर्ड और चौथे में हो जाएगा दो। तो इसमें जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ एक्सेल ला चैपल की संधि से अंत हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से अंत हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटेन की हार हुई। ठीक है, तो ये सही सुमेलित कर रखा है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। तृतीय जो है पेरिस की संधि से अंत हुआ और प्रथम एक्सेल ला सापेल की संधि से अंत हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच में, बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752 के बीच में और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763 के बीच में और चौथा युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। ठीक है, तो सही सुमेलन जो है इसके अंदर ऑप्शन बी सही नहीं है। तो जो ऑप्शन बी है वो है तृतीय जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये सही नहीं है, बाकी सही है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं एक बार। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच में, ध्यान रखना है। 1746 से 48, फिर 49 से 54 हुआ। फिर तीसरा युद्ध हुआ 1758 से 63 के बीच में और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूमि क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? तो वो था डुप्ले। डुप्ले ने क्या किया? भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं से झगड़े किए। डुप्लो ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था और जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो ठीक है, इसी ने क्या किया? पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। इसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता और उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किन स्थानों पर लगाया था?
तो ये लगाया था सूरत में, तो सूरत में स्थापित किया था 1668 ईस्वी में। लुई 14वें ने मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्चा देता था। ठीक है, राज्य देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में जो है पहले व्यापारिक कारखाने की शुरुआत की। 1668 में स्थापित किया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संचालित हुई थी। तो कब संचालित हुई थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। नेक्स्ट इसमें है कि नेक्स्ट है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल के अंदर डचों ने स्थापित किया था कौन सा कारखाना? तो इसके अंदर चिंसुरा और हुगली, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बंगाल के अंदर डचों ने स्थापित किया चिंसुरा और हुगली। डचों की बंगाल में पहली जो कंपनी है पीपली ने 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। पीपली, डचों की बात हो रही है, पीपली स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। ठीक है, 1635 से लेकर 1656 ईस्वी तक। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव था चिंसुरा, इसमें 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। तो पहले बालासर चले गए थे, फिर बालासर में से बाद में हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और हुगली का ही एक गांव था चिंसुरा, वहाँ एक फैक्ट्री स्थापित करी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में चिंसुरा और हुगली है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17वीं शताब्दी के पश्चात डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की पटना के अंदर, कब की? 1632 ईस्वी में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले स्थापित की 1632 में। नेक्स्ट है, तो बंगाल की जो समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए डच। ठीक है, 1615 में प्रयास किया था, 1629 में प्रयास किया था। यद्यपि बंगाल में व्यापार का शुभावसर इन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ में कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई थी। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है जहाँ पर डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे असफल? क्योंकि अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी, इसलिए दक्कन में फ्रांसीसी जो है शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि वहाँ अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की जो पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमज़ोर नौसेना थी। ठीक है, नौसेना कमज़ोर थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट, निम्न यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो कौन कौन सी कंपनियों ने प्रवेश किया? तो पुर्तगाली आए सबसे पहले, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और फिर फ्रांसीसी आए। तो पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है पुडुचेरी, गोवा, ट्रॉनकेबार और सद्रास। तो पौंडीचेरी जो है उस पर फ्रेंच का अधिकार, फिर गोवा पर पुर्तगालीज का, फिर
ट्रांकेबार पर डेनिस का और सद्रास पर डच का। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पौंडीचेरी पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। और गोवा पर पुर्तगालियों का, ट्रांकेबार पर डेनिस का और सद्रास पर डच का। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कौन से स्थान से प्राप्त होता था? बिहार से। ठीक है, नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए फ्रांसीसी। तो 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए और 1664 में फ्रांसीसी आए। इनका आगमन हुआ। ठीक है, तो पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने जो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए वो सभी पे नागपट्टनम, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना यहाँ पर स्थापित किए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो ये इनमें से कौन अंग्रेजों की देन थी? तो कोई भी नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। तो पुर्तगालियों ने भारत को तंबाकू और लाल मिर्च की खेती दी है। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है मुगल काल से ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। अकबर का एक कारखाना था जिसका नाम था आयुध। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। ठीक है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? तो ये टीबी मैकाले का कथन है। नेक्स्ट है, जो लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन था, मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ और इतिहासकार था। कौन? मैकाले जी। तो 1834 से 1838 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर और लॉ कमीशन का प्रधान रहा। तो मैकाले। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। पीनल कोड की पांडुलिपि भी इन्होंने तैयार की थी। किसने? थॉमस बेलिंगटन मैकाले। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा एवं शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा अंग्रेजी को बनाया, इन्होंने शिक्षा का माध्यम बनाया और यूरोपीय साहित्य, दर्शन और विज्ञान को भारतीय भाषा का लक्ष्य बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है। नेक्स्ट है, एक्स ला सापेल जो है 1748 में ये संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध के परांत। तो सही कौन सी है इसमें? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई और अंग्रेजों को मद्रास जो है पुनः प्राप्त हुआ। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ला सापेल की संधि जो है, एक्स ला सापेल की संधि 1748 में ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध समाप्त होते ही कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था ये, तथा मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है, अतः दोनों सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है क्या क्या है? अंग्रेजों को बंगाल विजय के से अपार धन और जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसमें से ऑप्शन दोनों ही सही है। नौसेना अंग्रेजों की मजबूत थी और इसके अलावा उनको बंगाल पे जो विजय हुई थी वहाँ से धन प्राप्त हुआ था। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे, जिसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी एक, तो बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति हुई थी
और कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय था और योग्य नेतृत्व आदि थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा पहला सत्र था।